सभी साथियों को गुड इवनिंग। और लास्ट क्लास में हमने त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में बात की थी। त्रिकोणीय संघर्ष के साथ साथ हमने राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंडी सिद्धांत पढ़ा था। त्रिकोणीय संघर्ष समझा और राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंडी सिद्धांत भी हमने समझा था। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर कुछ बातें बताई थी, उन पर आप लोग ध्यान देंगे। मैंने आपसे कहा था कि मध्यकालीन भारत की जो स्थिति थी राजपूत काल के नाम से हम इसे समझ रहे थे। और यहां पर पूर्व में एक तो पाल वंश शासन करता था, पाल वंश का शासन था, और दूसरा सेन वंश का शासन था। पूर्व की तरफ मैंने बताया था पाल और सेन शासन करते थे। पश्चिम में हमने कहा था एक तो प्रतिहार शासन कर रहे थे, गुर्जर प्रतिहार इन्हें कहा जाता है। गुर्जर यात्रा के स्वामी थे इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। दूसरा चौहान शासन करते थे यहां पर, चौहान। तीसरा चालुक्य, जिनको हम सोलंकी के नाम से जानते हैं। यहां के चालुक्यों को सोलंकी कहते हैं, गुजरात के चालुक्यों को सोलंकी कहते हैं। इसके अलावा एक चंदेल शासन करते थे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, चंदेल। और परमार शासन करते थे, परमार, ठीक है। और कन्नौज में गहड़वालों का शासन था, गहड़वाल शासन करते थे कन्नौज में। ये यहां पर एक पाल वंश और सेन वंश, यहां पर प्रतिहार, चौहान, सोलंकी, और इसके अलावा नंबर 4 चंदेल, नंबर 5 में परमार, नंबर 6 ये गहड़वाल। ये सब इस तरीके से शासन करते थे। इनके शासन के क्षेत्रों को आप लोग समझ जाओ। पूर्व में पाल और सेन, पश्चिम की तरफ प्रतिहार और चौहान, सोलंकी, चंदेल, परमार और गहड़वालों का शासन क्षेत्र था। उसके अलावा दक्षिण में भी मैंने बताया था, एक तो वातापी के चालुक्य थे, वातापी के चालुक्य। उसके बाद राष्ट्रकूटों का शासन हुआ, राष्ट्रकूटों ने शासन किया। और फिर कल्याणी के चालुक्य आए, कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। तो यहां पर जो है वातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूट और कल्याणी के चालुक्यों ने शासन किया था। तो 3 यहां पर ये वंश आए, इन पर हम चर्चा करेंगे, इनको एक एक करके समझेंगे और तब जाकर के हमारे ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। इसके अलावा अब एक चीज हमें और समझनी है, यहां आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पल्लव शासन करते थे, पल्लवों का शासन था। और फिर यहां पर चोलों का शासन हुआ। पल्लव और चोलों का शासन क्षेत्र यह था आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इस तरीके से इतने ये वंश हैं। इनमें से जो मैंने कहा था जो मुख्य बातें हैं उन पर हम आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम इनमें नहीं जाएंगे, उसकी हमें यहाँ पर इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हम यहाँ पर सबसे पहले पूर्वी भारत के जो वंश है, ये पूर्वी भारत की तरफ चलेंगे। पूर्वी भारत के वंश, ये है पूर्वी भारत के वंश। ये है पश्चिमी और मध्य भारत जो भी क्षेत्र है, पश्चिमी भारत के वंश, इनको समझेंगे, पश्चिमी और मध्य के जो वंश है। और ये है दक्षिण भारत के वंश, दक्षिण भारत के वंश। तो इनको 3 भागों में हम इनको समझते हैं, भारत के वंश, ठीक है। ये 3 पोर्शनों को समझते हैं। इधर पर थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा ये पोर्शन, क्योंकि इतना सरल नहीं होता कि इसको आप जल्दी से समझ पाओ। मैं प्रयास करूंगा आपको एक एक चीजें क्लियर करने का, लेकिन आप लोगों का साथ में सपोर्ट चाहिए होगा कि भाई आप साथ ही साथ इनको तैयार भी अपनी तरफ से करते रहें। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे इन चीजों को रिवीजन आप लोग करते रहेंगे तो चीजें जल्दी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं इसमें। और सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पूर्वी भारत के वंश हेडिंग लिखना
और उसमें नंबर 1 पाल वंश से हेडिंग लिखेंगे। इसको जिसने बनाना है जल्दी से स्ट्रक्चर बना लो और फिर हेडिंग लिखो पूर्वी भारत के वंश। लिखे जल्दी से। चलिए तो हम इसे रब कर रहे हैं, जिसका अगर कुछ रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। कुछ रह रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। पूर्वी भारत में पाल और सेन वंश को हम समझ रहे हैं। सबसे पहले पूर्वी भारत में पाल वंश की बात करते हैं। अब देखो, कन्नौज का शासक था हर्ष, और हर्ष की मृत्यु के बाद, हर्ष की जब मृत्यु हो जाती है तो यहां पर कन्नौज में पूरे इस क्षेत्र में अव्यवस्था फैल जाती है। अब हेडिंग लिखेंगे पूर्वी भारत के वंश, और इसके अंतर्गत नंबर 1 आ जाएगा पाल वंश। हम बात कर रहे हैं पाल वंश की। पाल वंश में एक बात समझा कि हर्ष की मृत्यु के बाद फैली अव्यवस्था का लाभ उठा करके गोपाल ने हर्ष की मृत्यु के बाद फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर, फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर गोपाल ने बंगाल और मिथिला तथा बिहार, बंगाल, बिहार, मिथिला के क्षेत्र में पाल वंश की स्थापना की, नींव रखी, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, पाल वंश का सबसे पहली बात आ गई संस्थापक। संस्थापक था गोपाल। संस्थापक कौन था? गोपाल। इनकी राजधानी कहां थी ये याद रखेंगे, राजधानी थी मुंगेर। पालों की राजधानी कहां थी? मुंगेर। और संस्थापक कौन था? गोपाल। और ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो इनका धर्म था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये 3 बातें सबसे पहले आपने याद रखनी है, ठीक है। अब मैं यहां पर एक तो गोपाल के बारे में तो हमने लिख लिया, संस्थापक कौन था? गोपाल था। इसके अलावा इसमें जो शासक थे, एक है धर्मपाल। धर्मपाल की मैं यहां पर बात करूंगा, और अंतिम शासक इस वंश का था रामपाल। उसकी मैं यहां पर थोड़ा सा अंतिम शासक था, यही चर्चा करूंगा बस। इंपॉर्टेंट इसमें जो हमें पढ़ना है, धर्मपाल के बारे में पढ़ना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट शासक होता है। संस्थापक आपको पता होना चाहिए गोपाल था, ठीक है। अब यहां पर देखो, धर्मपाल के बारे में 2-3 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि यह पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? देखो, धर्मपाल ने बिहार में एक विश्वविद्यालय बनाया था। याद है किसी को? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इसी क्वेश्चन के लिए ज्यादातर ये धर्मपाल मुख्य रूप से जाने जाते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। इनके दरबार में एक देखो गुजराती कवि का नाम आता है। गुजराती कवि, ये पॉइंट भी याद रख लेना। गुजराती कवि सोठम ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा था। उत्तरापथ का स्वामी कहा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी किसने कहा? तो गुजराती कवि हैं सोठम, इन्होंने इसे उत्तरापथ का स्वामी कहा था। और इसके अलावा धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो धर्म हमने पहले ही देख रखा है, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म, ठीक है, धर्म बौद्ध धर्म। रामपाल, यह पाल वंश का अंतिम शासक था। यह पाल वंश का
अंतिम शासक था। देखो 3 पॉइंट याद रखने हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल और पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक धर्मपाल। ये 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट हैं जिन पर आपने फोकस करना है। ठीक है, चलिए तो इतना जल्दी से आप लोग लिख लो पाल वंश के बारे में। इसके साथ ही हमारा ये पाल वंश कंप्लीट हुआ और इसके बाद यहाँ पर सेन वंश आ जाता है पाल के बाद। तो इतना इसके बारे में लिखिए और नेक्स्ट हम सेन वंश में आते हैं। जल्दी से लिखिए। चलिए सभी लोग जल्दी से लिख लें इसे। इतने पॉइंटों को याद रख लेना। राजधानी कहाँ थी? मुंगेर में थी। संस्थापक कौन था? गोपाल। ये संस्थापक पूछा जाता है। पाल वंश और राष्ट्रकूट, इन दोनों के संस्थापक पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। पाल वंश का संस्थापक और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का तो कई बार सीटेट वगैरह में आपने बहुत बार देखा होगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? बहुत बार पूछा जाता है। कोई बताएगा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक? लिखा क्या? सभी लोगों ने लिख लिया? बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। ठीक है, तो पाल वंश हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब पाल के बाद हम चलते हैं सेन वंश की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सेन वंश। अब हेडिंग लिखेंगे सेन वंश। तो इसमें देखिए पाल वंश के बाद बंगाल बिहार के क्षेत्रों में सेन वंश का शासन स्थापित हुआ। सेन वंश का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, सेन वंश का शासन स्थापित हुआ। अब सेन वंश के कौन कौन से शासक थे इनकी मैं बात कर रहा हूं। जो मुख्य थे बस उन्हीं को पढ़ूंगा, उन्हीं पर चर्चा करूंगा मैं। सामंत सेन सबसे पहला। दूसरा देखो बल्लाल सेन। दूसरा कौन था? बल्लाल सेन। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है लक्ष्मण सेन। ये 3 इसमें सेन वंश के शासकों के नाम याद रखने। एक सामंत सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। ठीक है, बल्लाल देव का नाम आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, है ना? तो वही वैसा ही मान लो, बल्लाल सेन। ठीक, सामंत सेन क्या था? यह सेन वंश का क्या था? सेन वंश का संस्थापक था। सेन वंश का संस्थापक था। दूसरी बात, इसने राजधानी कहां बनाई थी अपनी? राजधानी इसने लखनौती बनाई थी। लखनौती नदिया को इसने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, पहले मुंगेर थी, बिहार के मुंगेर में थी, अब बंगाल के लखनौती में इसने अपनी राजधानी बना दी। ठीक, और ये जो सेन वंश के शासक थे ये किस जाति के थे? तो ये जाति ब्राह्मण जाति के थे। तो ब्राह्मण जाति के थे। कहा जाता है कि ये कर्नाटक के ब्राह्मण थे ये, जिन्होंने यहां पर शासन किया था। तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद नाम आता है बल्लाल सेन के बारे में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसने अपने गुरु अनिरुद्ध की सहायता से दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की थी। दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने की? तो बल्लाल सेन ने की थी अपने गुरु अनिरुद्ध की सहायता से। ठीक है, एक तो इसके लिए ये जाना जाता है। एक चीज और, इसने
वर्ण व्यवस्था को, देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, वर्ण व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। वैदिक काल में आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में सुना था, लेकिन इस बल्लाल सेन ने जो है वर्ण व्यवस्था को दोबारा से चला दिया था। क्लियर हो गया। अब बात आती है लक्ष्मण सेन की, तो यह सेन वंश का अंतिम शासक था। लक्ष्मण सेन यह क्या था? सेन वंश का अंतिम शासक था। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था लक्ष्मण सेन। ठीक। अब इसके दरबार में कुछ कवि थे इंपॉर्टेंट, गीत गोविंद के रचिता जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। रचिता का नाम क्या है? जयदेव। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरे थे पवन दूत के लेखक धी। पवन दूत के लेखक थे धी। ठीक है। और एक और नाम आता है ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक थे हलायुद्ध। ये सब इसके दरबार में थे। ठीक है। धी दरबारी कवि थे। क्या क्या कहा मैंने, देखो एक बार फिर से सुनो। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन, गीत गोविंद के रचिता जयदेव, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध और पवन दूत के लेखक धी दरबारी कवि थे इसके। किसके? लक्ष्मण सेन के। अब इसके समय पर, लक्ष्मण सेन के समय याद रखेंगे, यहां दिल्ली सल्तनत के जो मुस्लिम शासक थे उनने यहां पर आक्रमण कर दिया था। कौन था उस समय पर शासक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। ठीक है। तो इसके समय, लक्ष्मण सेन के समय, बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर यहां अधिकार कर लिया था। अब ये पूरा क्षेत्र किसके अधिकार में हो गया था? दिल्ली सल्तनत के शासकों के अधीन हो गया। ठीक है। बंगाल बिहार का जो क्षेत्र था, ये पूरे इस क्षेत्र में अब दिल्ली सल्तनत के शासकों का अधिकार हो गया। और बख्तियार खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया और नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालयों को ध्वस्त कर दिया था, आग लगा दी थी उनमें। कहते हैं कि कई महीनों तक ये इसकी पुस्तकालय में आग लगी रही और वो जलता रहा। तो इस तरीके से नालंदा और तक्षशिला, इसको इसने बर्बाद कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। तो इसके समय पर, लक्ष्मण सेन के समय पर यह हुआ था, यहां पर आक्रमण किया गया था। तो इसके साथ ही ये सेन वंश भी कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से देखिए, पाल वंश के बाद बंगाल बिहार के क्षेत्रों में सेन वंश का शासन स्थापित हो गया। इस वंश के 3 शासकों के नाम याद रखो, सामंत सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। सामंत सेन संस्थापक था, राजधानी लखनौती बनाई, जाति का ब्राह्मण था। बल्लाल सेन ने अपने गुरु अनिरुद्ध की सहायता से, इस नाम को याद रख लेना, अनिरुद्ध की सहायता से दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की और वर्ण व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। लक्ष्मण सेन सेन वंश का अंतिम शासक था। इसके दरबार में गीत गोविंद के रचिता जयदेव, ब्राह्मण सरस्व के लेखक हलायुद्ध और पवन दूत के लेखक धी इसके दरबारी कवि थे। और इसके समय बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर यहाँ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। तो जल्दी से इसको भी लिख लीजिए। अब ये दोनों वंश, पूर्व की तरफ के वंश हमारे कंप्लीट हुए।